Hello students. So today in this lecture we are going to study Snell's law in deep. Okay. In the last lecture we studied Snell's law. That law was a bit tricky because it was based on some new concepts of trigonometry. Okay. So I'm writing that law again. क्या law था वो? The ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is constant. The ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction is always constant. ये लॉ था. ये लॉ का मतलब क्या हुआ? सपोज आज मैं दूसरे दो मीडियम्स लेता हूं. सपोज देयर आर टू मीडियम्स. फर्स्ट इज वाटर एंड सेकेंड इज ग्लास. ओके, फर्स्ट इज वाटर एंड द सेकेंड वन इज glass. Now the ray of light is traveling from water to glass. The ray of light is traveling from water to glass. This is normal. So now water is a rarer medium while glass is a denser medium because water is liquid and glass is solid. So intermolecular space will be less in glass. So now, as the ray of light passes from a rarer medium to a denser medium, it will bend towards the normal. Okay, this was the actual path, and this is the refracted path, means deviated path. तो यहाँ पे refraction हुआ. अब मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी दो मीडियम हो. Suppose there are any two given mediums. तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते बिकॉज रे ऑफ लाइट विल ऑलवेज डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. आइदर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. मींस या तो एंगल डिक्रीज होगा या तो एंगल इंक्रीज होगा. इक्वल तो रहने वाला नहीं है. सो यहां पे इक्वल वाला लॉ नहीं है. तो क्या लॉ है कि अगर आप वाटर और ग्लास रखते हो मीडियम और एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कुछ भी लो तो उसके रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना चेंज होगा जिससे कि साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू हमें एक कांस्टेंट नंबर मिले. वाटर टू ग्लास में वो नंबर 1.12 होता है. आपको वो याद नहीं रखना है. क्लियर? आपको नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं. ये तो मैंने सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया यहाँ पे. मतलब यहाँ पे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी लूं, 15 लूं, 20 लूं, 30 लूं, 40 लूं, 70 लूं, कुछ भी लूं. क्लियर? उसके रिस्पेक्ट में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उतना ही चेंज होगा जिससे कि साइन आई बाय साइन आर की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट नंबर आए. ठीक है, यहाँ पे नंबर 1.12 आएगा, उसी रिस्पेक्ट में चेंज होगा. ये नंबर से कोई अभी लेना देना नहीं. मींस इसकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट. इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट फॉर एनी टू गिवन मीडियम्स. अब ये वैल्यूज हमें मिलेगी कैसे? तो मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की आप मैथ्स में याद रखोगे बट सारे एंगल्स के लिए एक बुक रेफर की जाती है तो वो अभी आपको रेफर करने की कोई जरूरत नहीं. इफ इन एग्जाम्स अ क्वेश्चन इज आस्क्ड on the basis of this concept, a numerical is asked on the basis of this concept, then the values of sine will be given to you in the brackets. आपको क्वेश्चन के बाद ब्रैकेट में साइन की वैल्यू उसकी दी होगी तो उसकी कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है. हम वैसे न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, भले ही बुक में ना दी हो तो भी हम उसे सॉल्व करेंगे. ओके, साइन आई बाय साइन आर इज कांस्टेंट. मतलब आप कोई भी दो मीडियम के लिए साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को डिवाइड करोगे, उसकी वैल्यू उन दो मीडियम के लिए कांस्टेंट होगी. मतलब वाटर और ग्लास के लिए हमेशा वैल्यू वो ही आएगी. तो जो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो मैंने आपको बोला कि वो वैल्यू 1.12 है वाटर टू ग्लास के लिए. क्लियर? तो उस वैल्यू को क्या बोला जाएगा?
उस वैल्यू को बोला जाएगा दिस कांस्टेंट वैल्यू इज नोन एज refractive index of medium 2 with respect to को शॉर्ट में लिखना है WRT with respect to उसके रिस्पेक्ट में with respect to medium 1. क्लियर? ये जो भी कांस्टेंट वैल्यू आई, जो वैल्यू क्या आई थी 1.12 मैंने बोला वाटर टू ग्लास के लिए, वो क्या हो गई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2. यहाँ पे मीडियम 1 वाटर है और मीडियम 2 ग्लास है. हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिला? ग्लास का. किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में. तो हम क्या बोलेंगे, जो वैल्यू 1.12 हमें मिली, जो होती है मैं आपको बता रहा हूं 1.12, वो क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. मींस उसको बोलेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. क्लियर? चलो इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो इसका एक्चुअल सिंबल होता है ये, इसको बोलते हैं ईटा. क्या बोलते हैं? दिस इज अ ग्रीक सिंबल नोन एज ईटा, EETA. बट आपको कन्वीनियंस के लिए भी इसको यूज नहीं करना है. आपको क्या यूज करना है, इसका एक्चुअल सिंबल ये होता है ईटा, बट आपको यूज करना है N21. मतलब जिस मीडियम में लाइट जा रही है वो मीडियम पहले आएगा, और जिस मीडियम से लाइट आ रही है वो मीडियम बाद में आएगा. सो दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. तो जो नंबर पहले होगा उसमें लाइट पास हुई होगी, और जो मीडियम बाद में होगा उससे लाइट आ रही होगी. क्लियर? सो अगर आपको लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो आप ऐसे लिखोगे. क्लियर? ये कैसे मिलता है हमें? साइन I बाय साइन R. अब हमने यहाँ पे दो मीडियम से विद रिस्पेक्ट टू क्यों लिखा है वो भी मैं आपको समझा देता हूं. कि सपोज जैसे यहां पे तो ग्लास ही है, बट सपोज ऊपर कैरोसिन होता, तो आप भले ही यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंडिंग होती, बट आपको साइन I बाई साइन R का रेशियो 1.12 जो वाटर टू ग्लास में मिलता है वो यहाँ पे नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे एक मीडियम चेंज हो गया है. तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब चेंज हो गया, क्योंकि अब हम ये किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? केरोसिन के रिस्पेक्ट में. सो रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ द मीडियम्स. जहां पे लाइट जा रही है सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करेगा, दोनों मीडियम पे डिपेंड करेगा. तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू केरोसिन. क्लियर? दैट्स व्हाई वी हैव टू स्पेसिफाई बोथ द मीडियम्स. इसलिए हम इस कांस्टेंट वैल्यू को क्या लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और डिनोट किससे करते हैं? N21 से. आई होप दिस इज क्लियर. अब देखो वन मोर थिंग, हमें एक फॉर्मूला मिल गया. Therefore, refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is sine of angle of incidence upon sine of angle of refraction. ठीक है. अब आपके पास अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं है तो भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो. क्या बोला मैंने? इफ यू आर नॉट having angle of incidence and angle of refraction, if they are unknown to you, then also you can find out this value. कैसे? तो रिफ्रैक्शन जब मैंने स्टार्ट किया वो पॉइंट याद करो कि डेविएशन क्यों हुआ, ये लाइट क्यों डेविएट हुई? बिकॉज लाइट एक स्पीड से मूव हो रही थी, जैसे मीडियम चेंज हुआ उसके स्पीड में वेरिएशन आया, तो स्पीड में वेरिएशन की वजह से एंगल चेंज होता है. तो ये एंगल्स किस पे डिपेंडेंट है? स्पीड पे डिपेंडेंट है. दीज एंगल्स आर डिपेंडेंट ऑन स्पीड ऑफ लाइट. किस पे डिपेंडेंट है? स्पीड ऑफ लाइट पे. सो सपोज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज v1. स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज v1.
and speed of light in glass is v2. तो अगर आप v1 और v2 को डिवाइड करोगे या साइन आई बाय साइन आर फाइंड करोगे तो भी आपको रेशियो उतना ही मिलेगा. मींस वाटर टू ग्लास में साइन आई बाय साइन आर कितना था? साइन आई बाय साइन आर था 1.12. मैंने आपको वैल्यू बताई है. तो v1 बाय v2 भी 1.12 ही होगा. हम आगे स्पीड डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताता हूं. सो आपको याद रखना है कि द रेशियो ऑफ स्नेल्स लॉ, हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to sine of angle of refraction is always constant for any two given mediums. Clear? This constant value is known as refractive index of medium 2 with respect to medium 1. ठीक है? Which is denoted by n21. इसका एक और फॉर्मूला है. अगर आपके पास angle of incidence और angle of refraction नहीं है, then also you can find out this quantity by dividing speed of light in medium 1 and speed of light in medium. क्लियर? तो ये सबसे मेन चीज है इस चैप्टर में जो ट्रिकी है, जो आपको याद रखनी है, वो है ये रिलेशन. क्लियर? तो ये स्नेल्स लॉ है. स्नेल्स लॉ का ये मैथमेटिकल फॉर्म है. इस कांस्टेंट वैल्यू को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1. ठीक है? और एक और फॉर्मूला है v1 by v2. तो ये रिलेशन आपको याद रखना है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. So what you have to do, just pause this video, write down this, and then हम इस टॉपिक में आगे जाते हैं. इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं आगे. ओके, तो अभी हमने इतनी बात कर ली कि n21 is equals to sin I by sin R, which is also equal to v1 by v2. So now the next thing scientists did was to determine which medium is denser and which medium is rarer. Scientists लोग उनको क्या करना था? They were asked to determine that which medium is denser and which medium is rarer. तो अगर मैं आपको बोलूं मैंने आपको बोला कि sin I by sin R v1 by v2 है. अगर स्पीड कम होगी सेकेंड मीडियम में, अगर स्पीड कम होगी सेकेंड मीडियम में, तो v2 क्या होगा? कम होगा. क्लियर? अभी इससे नहीं है समझ आ रहा है तो मैं आपको इससे बताता हूं कि n21 क्या है. n21 is v1 by v2. v1 is the speed of light in medium 1 and v2 is the speed of light in medium 2. इससे याद रखते हैं. अभी what is the refractive index of medium 2 with respect to medium 1? this is v1 by v2. अगर v2 कम होता जाए या v1 बढ़ता जाए तो ये वैल्यू बढ़ेगी. ठीक है? v2 कब कम होगा? जब सेकेंड मीडियम ज्यादा डेंस है. जब सेकेंड मीडियम ज्यादा डेंस है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिलता है? सेकेंड मीडियम का ही मिलता है इससे. तो अगर v2 कम है तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा होगी और ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये मीडियम क्या है? डेंस. तो इसका एक मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा है तो डेंसिटी भी क्या है? ज्यादा है. If refractive index is high, then density is also high. Clear? ये चीज याद रखनी कि अगर कोई मीडियम ज्यादा डेंस है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा. बट अब ये चीज आपको वेरीफाई करनी है. अगर ये चीज पता करनी थी तो अगर हम देखो वाटर टू ग्लास में
ग्लास का ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर आता है 1.12। अब अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं कि सपोज यहां पे मैं ग्लिसरीन लेता हूं, या मैं यहां पे एयर लेता हूं और यहां पे लेता हूं वाटर। ओके, आई एम टेकिंग टू एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज द लाइट इज मूविंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास। इन द सेकंड एग्जांपल इट इज मूविंग फ्रॉम एयर टू वाटर। अब देखो आप, एयर टू वाटर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो होता है 1.33 और वाटर टू ग्लास में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो होता है 1.12। अब मैंने क्या बोला आपको, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज्यादा मीडियम डेंस होता है। तो यहां पे तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.12 आया, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 आया। तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वाटर ज्यादा डेंस हो गया। डेंस तो क्या होता है, ग्लास ही होता है। तो यहां पे क्या मिस्टेक हुई, हम डेंसिटी को तब तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक फर्स्ट मीडियम सेम ना हो। यहां पे ग्लास को हमने वाटर के रिस्पेक्ट में निकाला और यहां पे हमने वाटर को एयर के रिस्पेक्ट में निकाला, या कोई दूसरे मीडियम को ले सकते थे। तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कब तक कंपेयर नहीं कर सकते कि सपोज यहां पे ग्लिसरीन होता तो 1.37 समथिंग आता। ओके, तो ग्लिसरीन इज ऑल्सो अ लिक्विड, ग्लिसरीन इज अ लिक्विड, ग्लास इज सॉलिड, तो भी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो यहां पे क्या प्रॉब्लम हुई, हम दो मीडियम्स को तब तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक फर्स्ट मीडियम सेम ना हो। सो व्हाट साइंटिस्ट डिड, साइंटिस्ट को अलग अलग मीडियम्स को कंपेयर करना था कि उनकी डेंसिटी, किसकी डेंसिटी ज्यादा है किसकी डेंसिटी कम है। सो व्हाट दे डिड, उन्होंने फर्स्ट मीडियम कांस्टेंट कर दिया, उन्होंने फर्स्ट मीडियम कांस्टेंट कर दिया। फर्स्ट मीडियम उन्होंने ले लिया एयर, फर्स्ट मीडियम क्या ले लिया उन्होंने, एयर। फर्स्ट मीडियम कांस्टेंट रख के सेकंड मीडियम चेंज करते गए। जब फर्स्ट मीडियम एयर लिया तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया 1.5, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया ग्लिसरीन से, मींस ग्लास और ग्लिसरीन में ज्यादा डेंस कौन है, ग्लास है। अब कंपेयर क्यों कर सकते हैं, बिकॉज इन बोथ दीज केसेस फर्स्ट मीडियम इज एयर। सो व्हेन द फर्स्ट मीडियम इज केप्ट कांस्टेंट, तब हम रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस को, डेंसिटी को कंपेयर कर सकते हैं, उसके बिना कर नहीं सकते। तो क्या किया गया, फर्स्ट मीडियम को एयर रख के बाकी सेकेंड मीडियम को चेंज करते गए और रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस नोट किए। जितने ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस आए उतना ज्यादा मीडियम डेंस हुआ। तो फर्स्ट मीडियम एयर रख के सेकेंड मीडियम चेंज करते करते कौन से मटेरियल तक गए, डायमंड। तो डायमंड पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उन्हें मिला 2.42। So diamond is most optically dense object. Diamond is most optically dense medium, clear or object, means with respect to light सबसे ज्यादा dense कौन सा होगा, diamond होगा, clear। तो अब मैंने अभी यहां पे क्या बात की कि आप, जैसे मैंने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लिसरीन के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हैं। तो कंपैरिजन के लिए कौन सा केस यूज हुआ, एयर वाला। तो देखो, जब हम ये सब में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही फाइंड कर रहे हैं, बट जब हम फर्स्ट मीडियम को एयर लेके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक स्पेशल नेम दिया है। जैसे कि मैं इसको क्या बोलूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसको बोलूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू ग्लिसरीन। बट whenever
फर्स्ट मीडियम इज एयर। जब भी कोई केस में फर्स्ट मीडियम एयर होगा तो उस केस में हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। उसके लिए एक स्पेशल नाम दे दिया गया है क्योंकि वो वैल्यूज पे कंपैरिजन हुआ था। सो उसको क्या बोला जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सो व्हेनेवर यू विल सी द नेम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आपको क्या हो जाना चाहिए कि इसमें फर्स्ट मीडियम क्या है, एयर है। Whenever you will notice this word absolute refractive index, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि absolute refractive index of glass का मतलब refractive index of glass with respect to air. ये first medium is air. So whenever first medium is taken as air, the corresponding refractive index of second medium is known as absolute refractive index of that medium. Clear? So what is absolute refractive index? बोलिए। Absolute refractive index. Okay. Refractive index of medium 2 with respect to medium 1 क्या होता है, V1 by V2, ठीक है। बट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में फर्स्ट मीडियम तो हमेशा क्या होगा, एयर होगा। तो यहां पे क्या आएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इसीलिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन क्या होगी, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज टेकन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, क्योंकि दोनों सेम ही हम लेते हैं, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट in given to the speed of light in given medium is known as absolute refractive index of that medium. Clear? Is known as absolute refractive index of that medium. जैसे कि refractive index of glass with respect to water क्या था, 1.12 था। refractive index of glass with respect to air क्या है, 1.5। तो with respect to air जब आएगा तब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब भी सिर्फ एक लेटर आपको दिखे या एक नंबर दिखे उसका मतलब क्या होता है कि वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, मींस फर्स्ट मीडियम क्या था, एयर, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। ये वैल्यूज एक टेबल में दी हैं आपकी बुक में, बट आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, फॉर्मूला वाइज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव index speed of light in air or vacuum to speed of light in medium. So absolute refractive index को n से डिनोट करेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम का सिंबल फर्स्ट लेक्चर में बताया था, क्या होता है, स्मॉल c, क्लियर, डिवाइडेड बाय वेयर स्मॉल c इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये पार्ट था आपका स्नेल्स लॉ पे बेस्ड। व्हेनेवर स्नेल्स लॉ इज आस्क्ड तो आपको वही कंडीशन रखनी है, ठीक है।
मींस वही स्टेटमेंट लिखना है। ये सब उसके न्यूमेरिकल पे बेस्ड है। अब इसके न्यूमेरिकल्स हम बाद में करेंगे जब लेंस का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम सारे न्यूमेरिकल साथ में करने वाले हैं। क्लियर? सो व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? सेम ही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है, बस एक स्पेशल केस है। अगर फर्स्ट मीडियम एयर है तो सेकंड मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलेंगे? विद रिस्पेक्ट टू लिखने की जगह सीधे क्या लिख देंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, राइट डाउन दिस देन कंटिन्यू विद द लेक्चर। Okay. One more question is asked from Snell's law, which is a one mark question. The question is, in which condition Snell's law is not applicable? कौन सी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें Snell's law हम अप्लाई नहीं कर सकते? वो कंडीशन बहुत ही सिंपल है। Suppose this is medium 1 and this is medium 2. हमने अभी तक इतनी तो बात कर ली कि when a ray of light will travel from a rarer medium to a denser medium, it will bend towards the normal. When it will travel from denser to rarer, it will bend away from the normal. But अगर light ray परपेंडिकुलरली हिट कर जाती सरफेस पे, ओपेक सरफेस पे अगर लाइट रे परपेंडिकुलरली हिट करती है तो उसी पाथ पे वापस आती है, इट इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ. सो नाउ इफ अ रे ऑफ लाइट strikes a surface separating two transparent media, at that time what will happen? अब तो यहीं पे यही नॉर्मल है और यही इंसिडेंट रे, तो क्या होना चाहिए? टूवर्ड्स और अवे कुछ आएगा ही नहीं. सो ये एक ऐसा केस होता है जहां पे रिफ्रैक्शन होता ही नहीं. मींस इफ अ रे इज इंसिडेंट नॉर्मली, वो सीधे ही पास हो जाएगी, नो रिफ्रैक्शन. नो रिफ्रैक्शन. ओके, इस केस में रिफ्रैक्शन ही नहीं हुआ. तो अगर मैं यहां पे स्नेल्स लॉ लगाऊं तो मुझे क्या चाहिए? एंगल ऑफ इंसिडेंस चाहिए और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए. एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल. एंगल मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. अब तो इंसिडेंट रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है, तो एंगल कितना हो गया? जीरो. एंगल कितना हो गया? जीरो. 90 मत लिख देना कोई, ये नॉर्मल नहीं, नॉर्मल यही है और ये इंसिडेंट रे. दो सेम रेस के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री. ठीक है. साइन आई बाय साइन आर. एंगल ऑफ इंसिडेंस भी क्या हो गया? 0. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या है? नॉर्मल पे ही है तो 0. साइन 0 मैं आपको बता देता हूं कितना होता है? 0. यहां पे भी 0. This term is not defined in maths. Mathematics में ये term defined ही नहीं है. ठीक है, इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं है. 0/0 को हम सॉल्व नहीं कर सकते. आपने पढ़ा ही होगा कि डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो सॉल्व नहीं हो सकता. क्लियर? तो 0/0 फॉर्म सॉल्व नहीं हो सकता. So this condition is not defined. So in which case Snell's law is not applicable? When a ray is incident normally to the surface, in that case Snell's law is not applicable because here angle of incidence and angle of refraction both are equal to 0. Clear? Okay. So अभी मेजर टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है. अब एक टॉपिक है आपकी बुक में इसके बाद, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, वो हम लास्ट में करते हैं. ठीक है, प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है वो. अभी हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज लेंस. अब बात करते हैं लेंस की. Okay, so what is a lens?
आप लोग स्पेक्टिकल्स में भी आपके लेंस होते हैं, बहुत जगह आपने लेंस देखे होंगे, मैग्नीफाइंग लेंस देखे होंगे, प्रोजेक्टर में लेंस यूज होते हैं। तो लेंस की बहुत सारी एप्लीकेशन है। तो लेंस होता क्या है? आपने 8th स्टैंडर्ड में लेंस ड्रॉ भी किया होगा कि ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। तो क्या होते हैं लेंस? अब आप देख रहे हो कि लेंस में जब लाइट रे जाएगी तो एक बार यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, फिर एक बार यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, 2 बार हो रहा है। एक बार एयर टू ग्लास जा रही है, फिर ग्लास टू एयर जा रही है, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ। क्लियर? यहां पे भी कितनी बार रिफ्रैक्शन होगा? 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। तो जिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हो, एक ये है, एक ये है, यहां पे भी एक ये है और एक ये है। So an optical instrument having 2 refractive surfaces is known as a lens. Lens क्या होता है? An optical instrument having 2 refracting surfaces is known as lens. देख लेते हैं चलो। An optical instrument having 2 refracting surfaces is known as lens. An optical instrument having 2 refracting surfaces is known as lens. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेंस की। टाइप्स ऑफ लेंस। So first is convex lens. So convex lens किस टाइप का लेंस होता है? एक ऐसा लेंस जिसमें दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कर्व्ड आउटवर्ड्स हो। A lens in which both the refracting surfaces are curved outwards is known as a convex lens. ठीक है? Second, concave lens. A lens in which both the refracting surfaces are curved inwards is known as a concave lens. और भी टाइप के लेंस होते हैं, इन दोनों का मिक्सचर भी होता है, एक कर्व्ड इनवर्ड और एक कर्व्ड आउटवर्ड, बट वो सब अभी आपके कोर्स में नहीं। So you have to study only 2 types of lens, convex lens and concave lens. ठीक है? तो अब कॉन्वेक्स में दोनों सरफेसेस कर्व्ड आउटवर्ड्स होंगे और इसमें दोनों कर्व्ड इनवर्ड्स होंगे। अब यहां पे भी हम कुछ टर्म्स पढ़ लेते हैं। क्लियर? अब सबसे मेन चीज कि आपने लेंस तो ड्रॉ करे, कैसे ड्रॉ करेंगे मैं बाद में बताता हूं। बट इफ यू नोटिस ओवर हियर देयर आर 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, तो हमें लाइट रे को 2 बार रिफ्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? एक बार एयर टू ग्लास, फिर ग्लास टू एयर, तो काफी कंफ्यूजिंग होगा। शोइंग रिफ्रैक्शन ट्वाइस विल बी कंफ्यूजिंग फॉर अस। तो रे ऑप्टिक्स में क्या किया जाता है? लेंस के टाइम पे 2 बार रिफ्रैक्शन बताने से अच्छा सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेंटर में क्या ड्रॉ कर लेते हैं? एक लाइन। सेंटर में हमने क्या कर ली? एक लाइन ड्रॉ कर ली। वैसे ही हम यहां पे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। समझ आ गया? हमने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहां पे भी एक सेंटर में लाइन ड्रॉ कर ली। इस इंस्टेड ऑफ शोइंग रिफ्रैक्शन ऑन बोथ दीज सर्फेसेस, हमें रे को यहां तक स्ट्रेट लेके आना है। क्या करना है? हमें रे को ये डॉटेड लाइन तक स्ट्रेट लेके आना है और एक ही बार रिफ्रैक्शन बताना है। ठीक है? 2 बार रिफ्रैक्शन बताने की जगह हमें रिफ्रैक्शन कितनी बार बताना है? ओनली वंस। वैसे एक्चुअली क्या होता है? देखो, रिफ्रैक्शन होता कैसे?
ये सपोज ये रे, ठीक है। आप इस पे अगर नॉर्मल बनाओगे तो वो नॉर्मल इस टाइप की होगी, क्लियर। ये इसका एक्चुअल पाथ होता, बट वो क्या करेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल जाएगी। अब ये इसका, अब यहां पे ये नॉर्मल है, ये इसका एक्चुअल पाथ होता, ठीक है। तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी और नीचे जाएगी। सो इंस्टेड ऑफ शोइंग रिफ्रैक्शन ट्वाइस, रिफ्रैक्शन दो बार बताने की जगह हमें सिंपली क्या करना है, सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करनी है, सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, क्लियर। सेंटर में लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें रे को यहां तक स्ट्रेट लेके आना है, उसके बाद रिफ्रैक्ट करना है। उसके भी रूल्स हैं, वो रूल्स अभी हम पढ़ते हैं। सेंटर तक हमें रे को स्ट्रेट लेके आना है, उसके बाद हमें क्या करना है, रिफ्रैक्शन शो करना है। सो यहां इसके बाद रिफ्रैक्शन होगा, इतनी चीज समझ आ गई। अब जो टर्म मुझे आपको बतानी है वो टर्म है ऑप्टिकल सेंटर। क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। हमने क्या पढ़ा अभी, a lens has how many refracting surfaces? A lens has two refracting surfaces. So instead of showing refraction two times, we have to draw a dotted line joining these centers. Clear? अब ये जो dotted line का मिड पॉइंट होगा उसको बोला जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। पूरे लेंस का जो मेन एकदम सेंटर होता है बीच में, उसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, क्लियर। यहां पे भी इसका जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। तो आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर। तो हम कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा डीप में पढ़ते हैं, कैसे ड्रॉ करना है वो पढ़ते हैं और उसके रूल्स देखते हैं आज। फिर नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टडी कॉन्केव। कॉन्वेक्स लेंस। अब आप खुद सोचो, आपको एक लेंस बनाना है इस टाइप का, तो ये आर्क बनाने के लिए आपको राउंडर कहां रखना पड़ेगा। फॉर ड्रॉइंग दिस आर्क, राउंडर शुड बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। फॉर ड्रॉइंग दिस आर्क, राउंडर शुड बी ऑन द राइट हैंड साइड। तो मिरर में कितने सेंटर्स थे, एक सेंटर था। इसमें कितने सेंटर हो गए, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, क्लियर। फॉर ड्रॉइंग दिस आर्क we have to keep rounder on the left hand side. For drawing this arc we have to keep rounder on the right hand side. So here how many centers will be there, 2. तो हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम क्या बोलेंगे उसको, वो देखते हैं। चलो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक रफ व्यू पहले आपको दे देता हूं। आप एक पॉइंट से ये आर्क ड्रॉ करोगे, ठीक है। उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलने की जगह हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ का डबल होता है, तो किसका डबल, फोकस का डबल हुआ, तो उसको हम C से डिनोट करने की जगह क्या बोलेंगे, 2f। क्या बोलेंगे, 2f। फिर सेम यहां पे भी एक पॉइंट से एक और आप आर्क बनाओगे, इसको भी क्या बोलेंगे, 2f। डिफरेंशिएट करने के लिए इसको क्या बोलेंगे, 2f1, इसको क्या बोलेंगे, 2f2। O को इससे ज्वाइन कर देंगे, इसकी मिड पे क्या होगा, f1, और इसके मिड पे होगा f2। इस टाइप का लेंस बनना चाहिए, ठीक है। जिस सेंटर से हमने बनाया उसको C की जगह हम क्या बोलने वाले हैं, 2f1। यहां पे क्या बोलने वाले हैं, 2f2। तो अब इसको ड्रॉ करने का मेथड क्या है वो देखते हैं। So step 1, you have to draw a line. You have to draw a line. Then you have to take 5 equidistant points. कितने points लेने, 5 equidistant points. Equidistant मतलब सबका distance same है। एंड से लेना नहीं चालू करना है, थोड़ा स्पेस पीछे छोड़ना है, यहाँ भी थोड़ा स्पेस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो लास्ट में लाइन को एक्सटेंड कर देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले लो, 1 2 3 4
5। क्लियर? कितने पॉइंट्स लिए हमने? 5 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट होगा 2f1, दूसरा होगा f1, तीसरा होगा o, फोर्थ विल बी f2 एंड फिफ्थ विल बी 2f2। ठीक है? लाइन ज्वाइनिंग ऑप्टिकल सेंटर एंड 2f1 इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, और वही लाइन 2f2 को भी ज्वाइन करती है। इसलिए इजीएस्ट वे क्या है? ड्रॉ अ लाइन, take 5 equidistant points, name it as 2f1, f1, o, f2 and 2f2। इतना क्लियर? ये आपका स्टेप 1 था। नाउ कीप योर राउंडर एट 2f1। राउंडर कहां पे रखो? 2f1 पे रखो। एंड रेडियस शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन o। 2f1 पे राउंडर रखो और रेडियस o से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा या ज्यादा नहीं एकदम, और एकदम कम भी नहीं, थोड़ा सा ज्यादा रेडियस लो, ड्रॉ एन आर्क। क्लियर? क्या करा हमने? फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ लाइन, मार्क 5 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स। नाउ फ्रॉम पॉइंट 2f1, हमेशा 2f1 से, f1 से कोई नहीं लेगा, गलत हो जाएगा एकदम। नाउ फ्रॉम 2f1 रेडियस शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस, ड्रॉ एन आर्क। नो, विदाउट चेंजिंग द रेडियस, रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए। एक बार आपने आंख ले ली, फिर राउंडर एज इट इज, विदाउट चेंजिंग द रेडियस, कीप योर राउंडर एट 2f2 एंड कट दिस आर्क एंड इरेज द एक्स्ट्रा पोर्शन। एक्स्ट्रा पोर्शन को क्या कर देना है? इरेज कर देना है। क्लियर? क्या किया हमने? ड्रॉ अ लाइन, देन मार्क 5 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स, 2f1, f1, o, f2, 2f2। नाउ taking 2f1 as center, draw one arc. Clear? Taking 2f1 as center, draw one arc. Now with the same radius, taking 2f2 as center, draw another arc. Make sure these two intersects. नहीं हो रहे हैं तो वापस से कंप्लीट करो and erase the extra portion. Clear? ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस। एंड उसके बाद सेंटर से एक डॉटेड लाइन बना दो। This dotted line will always pass through this O। बन गया आपका convex lens। Clear? अब बात करते हैं 3 रूल्स की। So first rule number 1। Rule number 1 is if a ray is parallel, if a ray is parallel to principal axis, if a ray is parallel to principal axis, then अब यहां पे तो क्या हो रहा है? ट्रांसपेरेंट है ये, तो रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं। तो मैंने आपको क्या बोला? रिफ्रैक्शन ये दोनों सरफेसेस पे होता है, बट दोनों जगह शो करने की बजाय हम क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू, हमें इस रे को डॉटेड लाइन तक स्ट्रेट अवे लेके आना है। When a ray is parallel to principal axis, it will always pass through focus. This is first rule, जो हमने मिरर्स में पढ़ा था। मिरर्स में क्या हो रहा था? वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। इसमें क्या हो रहा है? वो रिफ्रैक्ट हो रही है। रिफ्रैक्ट हो रही है तो वो कहां से पास होगी? फोकस से। ठीक है? अब ये हमने यहां से करा। अगर आप प्रैक्टिकल केस देखो, किसी को डाउट आएगा कि प्रैक्टिकली चेंज हो जाएगा, तो वो डाउट भी मैं क्लियर कर देता हूं। सी, इफ अ रे इज इंसिडेंट एट दिस सर्फेस, तो यहां पे नॉर्मल क्या होगी? ये नॉर्मल हुई, ये इसका एक्चुअल पाथ है, ये इसका एक्चुअल पाथ है। सो इट विल बी रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी वो। क्लियर? अब यहां पे वापस आप नॉर्मल ड्रॉ करो, ये इसका एक्चुअल पाथ है, अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी।
ये नॉर्मल है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर तो ये कहां से पास होती है, फोकस से ही पास होती है। सो ये प्रैक्टिकली होता है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम डॉटेड लाइन बनाते हैं और डॉटेड लाइन तक स्ट्रेट। फिर रूल याद रखना, इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, तो प्रैक्टिकली भी आपको समझ आ गया और थ्योरेटिकली कैसे करना है वो भी आपको क्लियर। दिस इज फर्स्ट रूल, इफ a ray is parallel to principal axis it passes through F2. Clear? Second rule, if a ray is passing through F1, कहां से पास हो रही है, F1, if a ray is passing through F1, इसी डायग्राम में मैं बना दे रहा हूं, if a ray is passing through F1 then it will become parallel। ठीक है, these two are separate rules, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा है यहाँ पे, सिर्फ रूल्स बता रहा हूं। तो ऐसा नहीं सोचना कि अलग अलग रे क्यों आ रही है, ये रूल्स हैं, इमेज फॉर्मेशन नहीं है। क्लियर? सो इफ अ रे इज पासिंग थ्रू एट F1 then it will become parallel to principal axis। Clear? Third and the last rule, if a ray is passing through optical center then it will pass straight away, because optical center से जो रे पास हो रही होगी वो लेंस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। Clear? If a ray is passing through optical center then it will pass straight away। Clear? This is the third rule। तो ये तीन रूल्स के बेसिस पे ही हमें आगे इमेज फॉर्मेशन करना है। इफ अ रे इज पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर देन इट विल पास स्ट्रेट अवे। Clear? These are the three rules. Go through this video again if you have any doubt. Clear? And wait for the next video session. Thank you.